नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पहले मैं सबसे पहले अपने उन करोड़ों दर्शकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआ करी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो मंदिर में गए, उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करी। मेरा एक मित्र है, वो कावा में नौकरी करता है, उसने कावा में कहा कि रिकॉर्डिंग करके भेजी कि मैं काबा में नमाज पढ़ के दुआ कर रहा हूँ कि आपका चैनल खुले, आपकी आवाज़ बुलंद हो। और आप सबके प्यार का नतीजा था कि सरकार ने जितनी कोशिश थी उतनी करी। मैं समझ नहीं पाया आखिर तक कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि जो आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आप परेशान कर रहे हैं और बिना कुछ कहे मेरा चैनल बंद कर दिया गया। लंबी बहस चली हाई कोर्ट में। 26 वीडियो छाटे सरकार ने और कहा कि साहब ये 26 बहुत आपत्तिजनक हैं। और जो एफिडेविट लगाया है उसमें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दाऊद इब्राहिम का भाई हूं। मैं देश को तोड़ने की साजिश कर रहा हूं, मैं कश्मीर अस्थिर कर रहा हूं, मैं मणिपुर अस्थिर कर रहा हूं, मैं भारत की विदेश नीति प्रभावित कर रहा हूं, मैं भारत की दुनिया में छवि खराब कर रहा हूं, मैं नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा हूं। मतलब कोई ऐसा शायद ही आरोप होगा जो किसी बहुत बड़े आतंकवादी पे लगाया जाता हो, मुझ पे लगाया ना गया हो। चैनल बंद करना बड़ा मुद्दा नहीं था। ठीक है, आप चैनल बंद कर दें, लेकिन चैनल से भी बड़ा मुद्दा ये था कि आपने मेरे माथे पर एक कलंक लगाया। जब चैनल बंद किया तो लिखा कि मैं एंटी नेशनल हूं, मैं भारत के खिलाफ हूं। और ये बात ईमानदारी से कहूं, आप लोग मुझे हंसते देखते रहे इतने दिन तक, मुझे मस्ती करते देखते रहे। मेरे को जो ब्लॉगिंग का नया चैनल है जस्ट संजय, उसको आप सब्सक्राइब करते रहे। वहाँ मैं दिन भर मस्ती करता था पिया के संग, फिजा के संग और अपने परिवार के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक पीड़ा हमेशा बहुत ज़्यादा थी, दर्द था। मैं आमतौर पे जब बहुत परेशानी में होता हूँ तो मैं अपना दर्द साझा करता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ मेरे चेहरे पर दर्द ना आए, क्योंकि मेरी टीम मेरे उदास चेहरे को देखकर टूट जाती है। 80-90 लोग काम करते हैं मेरे यहाँ, उन सबको ये उदास संजय पसंद नहीं है। सब देखते हैं कि मैं बहुत चिल रहता हूँ, बहुत मस्ती करता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ। तो उन सबको लगा कि अगर मैं इस तरह उदास हो गया तो मैं एक डिप्रेशन में होऊंगा। तो सबके सब मेरे साथ खड़े थे, दुआ कर रहे थे कि चैनल मेरा खुल जाए और जल्दी खुल जाए। एक लंबी लड़ाई थी और मेरी समझ में ये नहीं आ पा रहा था कि जो 26 वीडियो चिन्हित किए गए हैं इसमें था क्या ऐसा जो सरकार कह रही है कि मैं उनके खिलाफ था। मैं सिर्फ यही तो कह रहा था कि मणिपुर में अगर नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है तो ये किसी भी देश पे, किसी भी सभ्यता पर सबसे बड़ा कलंक है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर, जलते हुए मणिपुर में नहीं जा रहे हैं तो ये देश पर कलंक है। मणिपुर के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। मणिपुर के चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा कि उनके घर के सामने गोलियां चल रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्डेड है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि ये मणिपुर की हालत चिंताजनक है, प्रधानमंत्री को तुरंत जाना चाहिए, तो ये राष्ट्र के विरोध में कैसे हो गया, मैं कभी नहीं समझ पाया। हमारे देश के एक राज्य में अगर नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा हो, उनका अपमान किया जा रहा हो, तो फिर ये देश के खिलाफ कैसे हो गया, मैं कभी समझ नहीं पाया। मैंने कौन सा गलत सवाल किया था? मैंने पूछा था कि पहलगांव में अगर आतंकी आ गए तो कहां से आ गए? हमारी सरकार क्या कर रही थी? 2 घंटे तक वो मासूमों को मारते रहे और हम सोते रहे। गलती किसकी है? किसी की तो जवाबदेही तय करनी चाहिए। तो बताइए ये कश्मीर के खिलाफ कैसे हो गया? मैंने अगर किसानों की बात करी कि 800,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, तो ये देश के खिलाफ कैसे हो गया? मैंने अगर सवाल किया कि देश के सारे संसाधन पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, तो ये देश के खिलाफ कैसे हो गया? मैं तो कह रहा हूं ये सवाल 140 करोड़ के लोगों को पूछना चाहिए। सरकार हमारी है, सरकार हमने चुनी है, ये देश हमारा है। और मैं दावे के संग कहता हूं, जिन लोगों ने चैनल बंद किया, देश के लिए जान देने से लिए वो शायद पल भर सोचेंगे।
मुझे भारत के लिए कभी अपनी जान देनी है तो मैं अपने परिवार से जान दे दूंगा। ये देश मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। इस देश की हर परिस्थिति मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जब पहलगांव पर हमला हुआ, हमने ये सवाल पूछे। पहलगांव के बीच में ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने जा रहा था, शुरू हो गया था। अचानक इसी तरह यूट्यूब से मेल आया कि भारत सरकार ने कहा कि आप एंटी नेशनल हैं और आपका चैनल बंद कर दिया जाता है। हम हैरान थे, हमने यही सवाल जो आपको अभी बताए पूछे थे, और हम हैरान थे कि ये सवाल एंटी नेशनल कैसे हो गए। लेकिन हमारा चैनल बंद कर दिया गया। हमने फिर उनसे पूछा, आप बताइए तो किन परिस्थिति की वजह से आपने हमसे कहा कि हम एंटी नेशनल है। में कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं अपने छोटे भाई और देश के बहुत बढ़िया लॉयर मोहम्मद हैदर को, तलहा साहब को, और मैं नमन करता हूं एक ऐसे शख्स को जो हमेशा गरीबों की, पीड़ितों की मदद करते रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब को। अगर वो ना होते तब तो शायद चैनल तभी बंद हो गया होता। वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया कि 1 हफ्ते के अंदर बताइए कि चैनल कैसे बंद किया गया, क्यों बंद किया गया। तो 30वें दिन सरकार ने चैनल चुपचाप खोल दिया। 6ठे दिन कह दिया कि हमने अपना आदेश वापस ले लिया। लेकिन इस बीच में कुछ भक्त जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उन्होंने पूरे देश में नैरेटिव तय किया, चलाया कि भारत के एक 4 PM चैनल को एंटी नेशनल जो पाकिस्तान की मदद कर रहा था उसके कारण बंद कर दिया गया। आप सोचिए, मेरे दिल की पीड़ा सोचिए, मेरे परिवार की पीड़ा सोचिए। 16 पाकिस्तान के चैनल बंद और भारत का इकलौता चैनल मैं बंद। ऑपरेशन सिंदूर। मैंने क्या गुनाह किया? क्या पूछ लिया? मैंने सवाल कर लिया कि सरकार को बताना चाहिए कि वो लोग, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे 6 राफेल गिरा दिए, तो हमें सरकार को बताना चाहिए, हम सरकार के साथ है। पाकिस्तान की इतनी हैसियत, इतनी औकात कि वो हमारे राफेल गिरा दे। क्या ये सवाल मैं नहीं कर सकता था? क्या यह सवाल इस लोकतंत्र में इतना खराब है कि किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए? क्या यह सवाल ऐसा है जो देशभक्ति पर सवाल खड़े कर सकता है? और फिर अगर मैं एंटी नेशनल था, मेरे 16 पाकिस्तान के संग एक भारत का इकलौता चैनल मेरा बंद किया गया, तो फिर आपने 6ठे दिन सुप्रीम कोर्ट में कैसे कह दिया हमने अपना आदेश वापस ले लिया? यानी 6 दिन पहले आप झूठ बोल रहे थे। तो उन अफसरों ने जिन्होंने फाइल पर साइन करके मुझे एंटी नेशनल किया, कहा, क्या उनके खिलाफ कोई जवाबदेही तय हुई? इस देश में आप किसी भी व्यक्ति को एंटी नेशनल कह देंगे, जो देश के मुद्दों की बात कर रहा है, जो देश की बात कर रहा है, वो एंटी नेशनल हो जाता है। जो आपकी नीतियों पर सवाल खड़े करेगा वो एंटी नेशनल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आप देश नहीं है। देश 140 करोड़ से बनता है। देश देश की जनता से बनता है। सरकार देश नहीं होती, सरकार देश का प्रतिनिधित्व करती है। मोदी जी देश नहीं है। हम 140-150 करोड़ के देश हैं। चैनल खुला, गूगल ने बताया कि उस महीने में सबसे ज्यादा मुझे पाकिस्तान में देखा गया। पाकिस्तान के लोग कहते हैं ये भला आदमी कौन है जो हमारे चक्कर में बंद हो गया, और हम पाकिस्तान को गाली दे रहे थे, तब भी कर रहे थे, क्योंकि चैनल केवल इंडिया में बंद था, पूरी दुनिया में खुला हुआ था। और फिर आया अमेरिका और ईरान के युद्ध का मामला। हमने कहा हम आज फिर बंद हो जाए, तो फिर भी हम डंके की चोट पे कह रहे हैं भारत ने गलती करी। भारत को ईरान का साथ देना चाहिए था। ईरान हमारा पुराना दोस्त रहा है। ईरान हर सुख दुख में भारत के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका ने हमें हमेशा धोखा दिया। अमेरिका ने हमारे भारतीयों को हाथ पैर में हथकड़ी लगा के वापस भेजा। अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर में हमारा अपमान किया। मैं डंके की चोट पर फिर वो कह रहा हूं जिसके कारण आपने चैनल बंद किया, कि आपको अमेरिका को कड़ा पत्र लिखना चाहिए था। आपको ट्रंप को कहना चाहिए था कि तुम्हारी हैसियत नहीं है जो तुम भारत का अपमान कर सको। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी थी। इन्हीं बातों पे आपने मेरा चैनल बंद कर दिया। केवल यही बातें थी। ये सिलसिला अब से नहीं चल रहा, ये सिलसिला 2017 से चल रहा है। सरकार बदली, मैं कई बार बता भी चुका हूं, लेकिन नए दर्शक है, उनको जानना जरूरी है कि क्या कर रही है सरकार मेरे साथ। 6 महीने बाद एक बड़े अफसर ने बुलाया मुझे, मुख्यमंत्री के करीब ही थे, कहा कि 1000 करोड़ का बजट है सरकार का पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए, हम हर साल 10 करोड़ रुपए देंगे। ये जो पहले पे छापते हो 4 PM का, इसे मत छापो, सरकार नाराज है।
मैंने कहा हम अखिलेश यादव के मित्र थे, लेकिन तब भी उनकी सरकार में सबसे ज्यादा लिखने वाले हम थे। शपथ पत्र दे रहे हैं हम, हमसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के खिलाफ किसी ने लिखा हो तो हम चैनल बंद कर देंगे, अखबार बंद कर देंगे। उसके कुछ दिन बाद मेरे ऑफिस पे हमला हो गया, 2 गाड़ी भर के लोग आए, ऑफिस तोड़ दिया। अखबार पत्नी के नाम था, एसटीएफ के खिलाफ एक खबर छपी। माफिया भी कमर के नीचे बार नहीं करते, परिवार की महिलाओं के ऊपर बार नहीं करते, लेकिन एसटीएफ के तत्कालीन जो मौजूदा एडीजी हैं अमिताभ यशोर ने मुझ पे और मेरी पत्नी पर क्रिमिनल डिफर्मेशन सूट दायर कर दिया। मुकदमा आज भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनका इंटरव्यू किया। पत्रकारों को सरकारी मकान मिलते हैं, अभी भी लखनऊ में 500-700 मकान मिले होंगे। पत्रकारों को मुझे भी मिला था। अगले दिन 100 पुलिस वाले लगा के मेरा मकान खाली करा लिया गया। मैं मान्यता प्राप्त संवाददाता सम कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था, मेरे का मान्यता खत्म कर दी गई, आज भी सेक्रेटरीट पास नहीं है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने मुझे बोलने को बुलाया, भाषण देने के लिए बुलाया, कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया का एक बड़ा जर्नलिस्ट जिसकी बात पूरे देश में सुनी जाती है वो आके हमारे यहां बोले। मेरा वीजा नहीं होने दिया। ईओडब्ल्यू की जांच, एक मैं मना करके आया कि मैं आपके पैसे लेने को तैयार नहीं हूं। फर्जी नाम पर मेरी आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई, इनकम टैक्स की स्क्रूटनी करा दी गई, ईडी को मेरी जांच की चिट्ठी लिखी गई, और अभी पता चला 15 दिन पहले फिर मेरे बैंक को ईओडब्ल्यू ने लेटर लिखा है जांच के लिए। कितनी कार्रवाइयां करेंगे आप एक पत्रकार पर? सिर्फ ये कि वो बिक नहीं रहा है, वो अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, रूप का लियाकत नहीं हो रहा है, वो राविका कुमार नहीं हो रहा है, इसलिए आप उसके बाद एक के ऊपर एक कार्रवाई करते चले जाएंगे। पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए कब का वजीर हो जाता। किसको बुरी लगेंगी करोड़ों रुपए की दौलत? किसको बुरे लगेंगे ऐशो आराम? कौन चाहेगा कि उसकी गाड़ी का पीछे एसटीएफ करे? कौन चाहेगा कि उसको हमेशा फंसाने की साजिश करता रहे? कौन चाहेगा कि उसका चैनल बंद कर दिया जाए? लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि कोई चैनल 4PM ऐसा था तो सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहा था। मैं कोई नहीं हूं, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत आप है। मेरी हैसियत आप हैं क्योंकि मेरा चैनल बंद होने से पहले 3 साल से लगातार देश में नंबर 1 था, लगातार व्यूअरशिप में नंबर 1 था। 1 करोड़ व्यू रोज आ रहे थे, 85 लाख सब्सक्राइबर थे। यही बात सरकार को अखर गई, यही बात समुद्र को अखर गई कि एक छोटी सी नाव कैसे उसके ऊपर तैर गई। यही दर्द था कि इनकी हैसियत कैसी हो रही है, ये बोल क्यों हो रहा है, इसकी जबान बंद क्यों नहीं की जा रही। मुझे पता था कि मेरी हत्या भी हो सकती है, मुझे बताया था कुछ लोगों ने। मैंने अपना टर्म इंश्योरेंस कराया, अपने परिवार को समझाया कि मैं मार दिया जाऊं तो मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। मैंने परिवार को समझाया कि अगर मैं जेल चला जाऊं तो संतान कैसे चलेगा। इस मानसिक पीड़ा पे आप एक पत्रकार को डाल रहे हैं और फिर उसका चैनल बंद कर दे रहे हैं, फिर उसके चैनल पर रोक लगा दे रहे हैं। मैं हाई कोर्ट गया, दिल्ली हाई कोर्ट गया, अखिल सिब्बल साहब, कपिल सिब्बल साहब के बेटे, मैं उनका हार्दिक नमन करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो मेरे मुकदमे में हाजिर हुए। हर बार की तरह हैदर भाई और तला साहब ने मेरी रिट तैयार करी, अखिल सिब्बल साहब ने रिट में संशोधन किया और पैरवी करी, और उसके बाद माननीय न्यायमूर्ति ने वही सवाल किए जो मैं कह रहा था कि भाई आप 26 वीडियो मुझे बता ही नहीं रहे हो। मंत्रालय की मीटिंग हुई मेरा जवाब सुनने के लिए, मंत्रालय के अफसर क्या कह रहे हैं कि आप ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका के लिए कैसे बोल सकते हैं कि हम अमेरिका के दबाव में अमेरिका के लिए क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा कि आपने गोदी मीडिया समझा है, आप मुझे तय करेंगे कि मुझे ईरान की बुराई करनी है और अमेरिका की तारीफ करनी है तो माफ करिए, मेरे को बंद कर दीजिए, मेरा चैनल बंद कर दीजिए, लेकिन मैं अमेरिका जैसे देश के गुणगान नहीं कर सकता हूं जो हत्यारा देश है। मैं ईरान की उन बच्चियों के लिए जरूर बोलूंगा जो 250 बच्चियां मार दी गई। आप बंद कर सकते हो, महात्मा गांधी ने कहा आप मुझे मार सकते हो, मेरी आवाज को नहीं मार सकते। आप सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मेरा न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास था, आज ये विश्वास और पुख्ता हुआ। माननीय न्यायमूर्ति जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्षमा कीजिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जी ने चैनल खोलने के आदेश कर दिए हैं। विस्तृत आदेश कुछ घंटों बाद मिल जाएगा। बहुत लोग परेशान थे, इसलिए मैंने सोचा ये लाइव आके बता दूं। अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब चैनल बंद होता है तो बहुत नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान बहुत होता है। 2 महीने 80-90 लोगों की सैलरी होती है, चैनल का एलोथेजम नीचे चला जाता है, इसको ऊपर आने में महीनों लगते हैं क्योंकि आपका नोटिफिकेशन बंद हो जाता है।
तो मुझे पता है कि 3-4 महीने चैनल को ठीक होने में लगेंगे। आप बस मेरा इतना साथ दे दीजिए, जैसे ही 4 पीएम न्यूज़ का ये नेशनल चैनल खुले, शायद आज रात तक या कल तक खुल जाना चाहिए। एक प्रक्रिया है, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, मंत्रालय भेजेगा यूट्यूब को, यूट्यूब फिर उस पे ऑर्डर करेगा। तो इतना साथ दीजिएगा, जब आपको नेशनल चैनल खुल जाए, तो उस नेशनल चैनल के लिंक जो हैं अपने सारे मित्रों को भेजिएगा। कहिएगा कि इसको सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि ये वो चैनल है जो सरकार की आँख में आँख डाल के सवाल पूछता है, डरता नहीं है। मुझे यकीन है कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इस बार भी आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। दिल से आभार आपका, आपके प्यार का, आपका ये हौसला मैं हमेशा, मुझे भरोसा देता है, एक ताकत देता है, एक ऊर्जा देता है। मैं सभी उन पत्रकार मित्रों का आभारी हूँ, खासतौर से द हिंदू अखबार का आभारी हूँ। द हिंदू एक ऐसा अखबार है जिसमें एक लाइन भी आना बड़ा मुश्किल होती है। उन्होंने फुल पेज मेरे ऊपर स्टोरी करी। मैं बॉम्बे में था, उनके फोटोग्राफर आए, जिस कमरे में मैं बैठा हूँ उस कमरे में उन्होंने फोटो खींचे, फुल पेज स्टोरी करी मेरे पास। तमाम यूट्यूब चैनल ने मेरे ऊपर वीडियो बनाए, दुनिया के अलग अलग अखबारों ने लेख लिख के। मैं उन सब का, तमाम दर्शकों का, माननीय न्यायमूर्ति जी का, न्यायालय का, सभी वकीलों का, सबका, उन सभी का जिन्होंने मेरे लिए दुआ करी, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, सच की लड़ाई लड़ता रहूँगा। कितने भी परेशान कर लें ये मुझे, मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र जब मर रहा होता है, तो उन आवाज़ों का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है, जो लोकतंत्र बचाने की संघर्ष कर रही हैं, जो हिंदू मुसलमान की एकता को बनाए रखने में संघर्ष कर रही हैं। मैं उनका ही एक सिपाही बनना चाहता हूँ। एक छोटा-सा किस्सा आखिर में सुनाऊँगा। जब भगवान राम श्रीलंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तो एक चींटी एक कण उठा के ले जा रही थी। एक वानर ने पूछा, चींटी, पुल बनाने जा रहे हैं भगवान राम, तेरे इस कण से क्या होगा? क्या पुल बन जाएगा? चींटी ने जवाब दिया, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। चींटी ने कहा, पुल बने ना बने, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये याद किया जाएगा कि भगवान राम जब पुल बना रहे थे तो एक अंश मेरा भी था। मैं यही चाहता हूँ, जब लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाए, कि इस तानाशाही के दौर में जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म किया जा रहा था, तो उस चींटी के कण में एक योगदान 4 पीएम का भी था, आप सभी का था। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।